हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे, यानी फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, इसका वेट कितना है और कितना आप वॉल्यूम है। कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो उसका वॉल्यूम क्या है। पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि आप केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में आप कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे अगर आप यहाँ पे NaCl मोल्टन ले लेते हैं और ये दो इलेक्ट्रोड, ये कैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी ये किसके बने हुए, प्लैटिनम या ग्रेफाइट के बने हुए, और इससे आपने बैटरी लगा दिया। तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ वो हिस्सा क्या कहलाएगा, एनोड, और जो नेगेटिव से अटैच होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड। और यहाँ पे आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, कोई भी आयनिक सॉल्ट होता है। और आयनिक सॉल्ट किसके बने होते हैं, कैटायन और एनायन। जब आप इसको मोल्टन स्टेज में करते हो या एक्वस में करते हो तो ये C+ और A- में कन्वर्ट हो जाता है, C+ और A- में। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। मीन्स कैटायन कैथोड की तरफ मूव करने लगता है और एनायन एनोड की तरफ मूव करने लगता है और वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो फैराडे एक ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या बताया, हाउ मच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, हाउ मच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन एट ईच इलेक्ट्रोड। यानी आप इससे क्या क्या चीजें फाउंड आउट कर सकते हो, प्रोडक्ट, इसका वेट कितना, इसका वेट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर कोई गैस है तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी बात, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट अगर इतना है तो कितने करंट, कितना फ्लो किया और कितने टाइम के लिए किया, यानी उस पर चार्ज कितना मैंने फ्लो करवाया। तो ये चीज, इस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हुआ उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कितना बना, कितना उसका वॉल्यूम है, या नंबर ऑफ मोल्स कितने, इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यही चीज यहाँ पर कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू स्टिमुलेट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। देखिए, इसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके लिए आप क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है। कैटायन अपने आप, अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दोगे तो कैटायन अपने आप किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा, ना ही एनायन मूव करेगा। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि आपने उसे क्या दे दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी है। ये रिएक्शन कैसी हो गई है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो गई। मीन्स इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। An electric current is passed through an electrolytic solution during electrolysis to stimulate the flow of ions to bring about a chemical change. जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसमें केमिकल चेंज होता है। Faraday's laws of electrolysis depicts the quantitative relationship. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताता है, quantity between the quantity of electric discharge or electricity passed through and the substance deposited at the electrode. मीन्स आपने कितने समय के लिए चार्ज पास किया सर्किट से और इससे कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, उसके बीच में रिलेशन बताता है। दो तरीके के फैराडेज लॉ होंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। पहले फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं।
फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले आपको एक चीज और बताते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आपसे पूछा जाए चार्ज ऑन 1 मोल कितना होगा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 मोल का मीनिंग क्या होता है? Na मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हो तो इसके अंदर 96486 कूलम आंसर आता है। दिस इज नियर अबाउट 96500। इसी को ही बोल देते हैं हम 1 फेराडे। यानी 1 फेराडे क्या हो गया है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 96500 कूलम इक्वल टू 1 फेराडे। नाउ देखिए क्या बोलता है ये। फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? आप जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इसमें एक कैथोड और एक एनोड इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और इसे हमें बैटरी से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दिया। मान लेते हैं इसमें आई करंट टी टाइम के लिए पास किया। क्या किया? इस सर्किट से आई करंट टी टाइम के लिए पास किया और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट सी है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर NaCl है। तो यहाँ पर कैथोड पे कौन ऑब्टेन होगा? कैथोड एट कैथोड कौन ऑब्टेन होगा? Na। ये प्रोडक्ट बनेगा। और एट एनोड कौन ऑब्टेन होगा? Cl2 गैस। ये ऑब्टेन होगी। मीन्स यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। आपने ये मोल्टन लिया तो यहाँ पर कौन डिपॉजिट हो जाएगा? Na। और यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? Cl2। कितना Na डिपॉजिट होगा इसके बारे में किसने बताया? फेराडे ने। क्या बताया? कि जो अमाउंट है प्रोडक्ट का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी एम्पेयर करंट कितने टाइम के लिए पास किया। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी कितना चार्ज इसमें से पास हुआ, जितना चार्ज पास होगा वही क्या होगा इसका, उतना ही डिपोजिशन होगा। यानी एम भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू भी बोल सकते हैं। एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। या प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तब क्या आ जाएगा? जेड। क्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है? आई टी के। तो एम की वैल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? जेड आई टी के इक्वल हो जाएगी। एम यहाँ पर कौन है? मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स या फिर लिबरेटेड गैस एट एनी इलेक्ट्रोड। क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज किस में लेना आपको? कूलम्ब में। और इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट। ऑन रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तब क्या आ जाएगा? जेड। जेड को क्या बोलते हैं आप? यहाँ पर जेड क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रो, जेड क्या हो जाता है यहाँ पर? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आई टाइम है और आई करंट है और टी टाइम है। करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो जेड देखिए क्या होता है। आपने क्या देखा? एम इज इक्वल टू, एम इज प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये बात किसने कही थी? फर्स्ट लॉ ने। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, जेड अप। जेड क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। देखिए यहाँ पे जेड क्या होगा? जेड की वैल्यू निकालेंगे एम अपॉन, एम की क्या यूनिट होती है? एम इन ग्राम। और क्यू की यूनिट क्या है? कूलम। इसके डेफिनेशन कैसे देंगे? 1 कूलम
चार्ज इलेक्ट्रिक सर्किट से पास होने पर इलेक्ट्रोड पर जितना वेट इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट का जितना मास ऑब्टेन होता है, जितना वेट ऑब्टेन होता है, वही जेड होगा। आपको ये क्या कर दिया मैंने, Q1 कर दिया। Q की वैल्यू कितनी कर दी, 1 कूलम। तो जो मास होगा, जो वेट होगा प्रोडक्ट का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के। यानी m इज इक्वल टू जेड, जेड इंटू क्यू। जेड की वैल्यू क्या होगी, m अपॉन क्यू। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, Na का ही पीछे हमने एग्जाम्पल लिया। तो Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या बनाएगा यहाँ पे, Na सॉलिड बनाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और इससे आपको कितना मिल रहा है, 1 मोल आपको Na मिल रहा है। 1 मोल का मीनिंग क्या है, कितना चार्ज आप कर रहे हैं। देखिए 1 मोल का मीनिंग क्या है, 1 फेराडे, यानी 96500 कूलम चार्ज इस पे से पास किया। चार्ज इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, मेटल ही तो दे रहा है ना? ये इलेक्ट्रॉन तो आगे से पास होगा। 96500 कूलम चार्ज आपने पास किया, तो इससे आपको कितना मिला, 23 ग्राम्स सोडियम ऑब्टेन हुआ। अगर 1 कूलम की बात करें तब कितना हो जाएगा, 1 कूलम क्यों, क्योंकि मैं निकालना चाह रही हूँ ZNA। ZNA किस में निकलता है, 1 कूलम में। तो मास कितना हो जाएगा, 23/96500। मीन्स जो इसका वेट है, एटॉमिक वेट सोडियम का, वही अपॉन 1 फेराडे, इन दोनों का रेशियो ही क्या हो जाएगा, जेड। अगर यहाँ पे ये बात करूं तो ये क्या हो गया, एटॉमिक वेट ऑफ Na अपॉन 1 फेराडे, और मल्टीप्लाई किससे कर दूं, इसके चार्ज से। चार्ज क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। एक और एग्जांपल देखिए इसमें, अगर मैं बात करती हूँ इसमें एल्यूमिनियम का, ये फॉर्मूला आया कैसे, इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम AlCl3 का आपने सॉल्यूशन लिया, और ये हाफ सेल रिएक्शन है कि इतना देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और क्या देगा, ये एल्यूमिनियम सॉलिड देगा। ये रिएक्शन हमेशा कहाँ होगी, कैथोड पर होगी, क्योंकि कैथोड क्या करता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर कितना होगा, कितने मोल है, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इससे आपको कितना मिला, 1 मोल एल्यूमिनियम मिला। तो 3 मोल का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 96500। तो 3 मोल पर चार्ज कितना हो जाएगा, 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज। अगर पास करेंगे तब आपको कितना मिलेगा मास, 27 ग्राम। 1 मोल में कितने होते हैं, 27 ग्राम्स। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, 27। नाउ 1 कूलम अगर इसमें से पास करेंगे, 1 कूलम क्यों, क्योंकि मैं जेड किसका निकालना चाह रही हूँ, एल्यूमिनियम का। तो आपके पास में क्या आ गया, 27 अपॉन 96500 मल्टीप्लाई 3, ये वाला 3। तो देखिए यहाँ पे 27 कौन है, एटॉमिक वेट, 96500 यानी 1 फेराडे। ये 3 क्या चीज है, इसका वैलेंसी फैक्टर, ये VF। तो जेड के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बन गया, एटॉमिक वेट अपॉन 96500 मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। जेड के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, जेड कैसे निकालते हैं हम, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 96500 मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर।
ये किसकी वैल्यू हो गई? जेड की। तो ये सभी चीजें यहाँ लिखी है। जेड यहाँ पे कौन है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। यूनिट ऑफ जेड क्या हो गया? ग्राम पर कूलम। एम अपॉन क्यू होता है, एम का यूनिट मास, एम का यूनिट ग्राम होता है, और कूलम किसका यूनिट होगा? क्यू का, तो इसलिए जी अपॉन सी। सी को 1 कर दे तो जो जितना जी होगा वही जेड होगा। यही चीज लिखिए, इट इज द मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड ऑन at each electrode during electrolysis passing 1 coulomb of charge. Now Z का फॉर्मूला आपने अभी डिटरमाइन किया। Z का क्या फॉर्मूला आया? एटॉमिक वेट, या क्या लिख सकते हो आप? मॉलिक्यूलर वेट। कौन में क्या लिख सकते हो? एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। किसी भी सबस्टेंस के लिए जेड की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर ली जाती है। नाउ द मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड, ये तो सेकंड लॉ है। एक चीज और देखते हैं इससे आगे की। देखिए आपने यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया? एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 96500 मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। एटम की वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? जितना उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। नाउ इसको हम अगर फर्स्ट लॉ में फॉर्मूले में इंक्लूड करें, फर्स्ट फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है? z इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या थी? it। तो m इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या रखेंगे? एटॉमिक वेट, एक ही चीज, और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 96500 मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर इंटू it। आई करंट है, t टाइम के लिए, तो Q की वैल्यू क्या होती है? it। नाउ अब आपको देखिए एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट वेट के। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेट एक ही चीज है अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये भी किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट वेट के। किसका इक्विवेलेंट वेट? जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। एटॉमिक वेट भी हम किसका रख रहे हैं? जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। या मॉलिक्यूलर वेट हम किसका रखेंगे? जैसे Cl2 गैस ऑब्टेन हुई तो उसका वेट कितना रखेंगे हम? Cl2 का 2 इंटू 35.5 यानी 71 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Vf क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो मास जो होता है, मास एक ही चीज लिख रही हूं मैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर वेट, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, अपॉन Vf एक साथ लिख दिया ताकि इसे कन्वर्ट किस में कर सके? इक्विवेलेंट वेट में। मल्टीप्लाई IT अपॉन 96500। देखो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये Vf, इसको एक साथ लिख दिया IT अपॉन 96500। और ये चीज क्या होती है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इंटू IT अपॉन 96500। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जेड का एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे जेड फाइंड आउट। नाउ मास फाइंड आउट, ये फॉर्मूला अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट दे रखा हो तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। एक और देखिए, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट करना चाहें, फ्रॉम इक्वेशन 2 m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या होता है? इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो आपके पास ये क्या होता है? मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे क्या आ गया? मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से। तो n इज इक्वल टू IT अपॉन
96500 इंटू 1 वैलेंसी फैक्टर। देखिए यहाँ पे किसी भी सर्किट में I कांस्टेंट होगा, T कांस्टेंट होगा, 96500 कांस्टेंट होगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कैथोड या एनोड पर प्रोडक्ट मिलेगा उसके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है? वैलेंसी फैक्टर के, वैलेंसी फैक्टर के प्रोपोर्शनल हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही चीज सेकंड लॉ कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है? मास और इक्विवेलेंट वेट ये कांस्टेंट है। सेकंड लॉ क्या कहेगा? मास और इक्विवेलेंट वेट एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। ये बात किसने कही थी? सेकंड लॉ में। तो ये सेकंड लॉ है। नाउ फैराडेज सेकंड लॉ। अभी हमने देखा द मास ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट ईच इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज is directly proportional to its chemical equivalent weight. Means मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? मास मीन्स वेट। यही चीज हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट किया। m अगर मैं I और T मीन्स चार्ज को कांस्टेंट कर दूं तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ से ही सेकंड लॉ का डेरिवेशन हुआ है। Now, when the same quantity of electricity is passed through several electrolytes, the mass of the substance deposited are proportional to their respective chemical equivalent or equivalent weight. W लिख दो या इसको M ही रहने दो। W की जगह आप यहाँ पर M रहने दो। M is proportional to E, where M is equal to mass of substance. Substance कौन सा है? Product. Now E is equivalent weight of the substance. Now it can also expressed, देखिए यहाँ पे क्या था? Weight W1 या M1 is proportional to क्या हो गया? E1 for one electrolyte. और सेकेंड अगर इलेक्ट्रोलाइट कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 और फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट M2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? E2। अगर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया जाए, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो M1 अपॉन M2 प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा, E1 अपॉन E2। यानी जो वेट है पहले इलेक्ट्रोलाइट का अपॉन दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का, तो उनका जो रेशो है वही रेशो किसका होगा? उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के अकॉर्डिंग ही वो डिपॉजिट होंगे। इफ I and T आर सेम, यानी अगर चार्ज सेम है, करंट सेम टाइम के लिए सेम करंट पास हो रही है 2-3 इलेक्ट्रोलाइट से, तो वो उनका कितना डिपॉजिट होगा? अपने इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग डिपॉजिट होंगे। W लिखिए, M लिखिए, एक ही बात है। ये W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, सेम ही है, रिप्रेजेंटेशन अलग है, इधर M से कर दिया, उधर W से कर दिया। The equivalent weight or chemical equivalent of substance can be defined as the ratio of its atomic weight and valency. Atomic weight और valency को क्या बोलते हैं? Equivalent weight. इसलिए W is proportional to E या M is proportional to E। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर फैराडे सेकंड लॉ का। अब देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, AgNO3। कोई इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको सल्फेट ही लेना है या NO3 लेना है, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे कौन डिपॉजिट होगा? कॉपर। इसमें कौन डिपॉजिट होगा? जिंक। इसमें कौन डिपॉजिट होगा? Ag। तो ये कितना कितना डिपॉजिट होंगे और कौन से इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा? Cu क्या होता है? +2। तो ये कैटायंस मूव टूवर्ड्स कैथोड। कैथोड पर आपको कौन कौन मिलेगा? Cu मिलेगा, और कौन मिलेगा? इसमें Zn मिलेगा,
और इसमें कौन मिलेगा, Ag। कितना मिलेंगे, अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल मिलेंगे। ये रियोस्टेट, यहाँ पे इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मीन्स ये कैसा इलेक्ट्रोड हो गया पॉजिटिव और ये कैसा हो गया नेगेटिव। फिर देखिए ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, सीरीज में आपको जोड़ना है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। एम्पियर ये क्या होगा, सेम करंट है, सेम करंट इन ऑल इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है इनमें सेम करंट पास हो रही है, मतलब आई सेम है, सेम टाइम के लिए, टी भी क्या है सेम है, इसलिए जो वेट होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। Let's suppose that same quantity of charge Q is passed through the different voltameters. इनको वोल्टामीटर बोला जाता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, containing copper sulfate, zinc sulfate, AgNO3 solution respectively and connected in series। ये जरूर ध्यान रखेंगे, इनको सीरीज में ही जोड़ना होता है। सीरीज का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कॉपर वायर अटैच किया हुआ है या कोई भी वायर यहाँ अटैच किया हुआ। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड upon equivalent weight of copper, mass of zinc deposited upon equivalent weight of zinc, mass of Ag deposited upon equivalent weight of Ag। equivalent weight of copper कितना होता है 63.5 upon 2 और जिंक का कितना होता है 65 upon 2, Ag का कितना होता है 108/1। मास किस पर डिपेंड, कितना डिपॉजिट होगा, जो इनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है उनके अकॉर्डिंग ही इनका डिपॉजिटेड जो मास है उनका रेशियो भी उतना ही। ये बात किसने कही थी, फैराडे ने। फैराडे का फर्स्ट लॉ m इज प्रोपोर्शनल टू q, सेकेंड लॉ अगर q सेम है तो m इज प्रोपोर्शनल टू e। ये दोनों ही लॉज, फर्स्ट लॉ में m इज प्रोपोर्शनल टू q, सेकेंड लॉ में m इज प्रोपोर्शनल टू e, हमने इनसे समझा ये दोनों ही फैराडेज लॉ है। और हमें इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के लिए ही, इलेक्ट्रोलाइसिस के समय या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही ये यूज करना, इलेक्ट्रोकेमिकल में इनका यूज नहीं होता है। तो फैराडे लॉज में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे की क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।